नमस्कार। आज 25 अगस्त 2025 है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से देखें तो आज कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल। जैसे क्या किसी ने सोचा था कि भारत से अमेरिका मतलब छोटे मोटे पार्सल्स भी भेजना अचानक रुक जाएगा? हाँ, ये काफी अचानक हुआ। या फिर ये कि भारत की अपनी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप वो बाजार में आने के इतने करीब है? हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो आज हम इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में देखें तो भारत अमेरिका व्यापार पर असर डालने वाली एक खबर है और रोजगार बढ़ाने की एक नई सरकारी स्कीम भी आई है। हाँ, PMBOBRY। बिल्कुल। फिर चलेंगे तकनीक की दुनिया में, जहां भारत चिप बनाने में और लड़ाकू विमान के इंजन बनाने में भी कुछ बड़े कदम उठा रहा है। AMCA इंजन वाली डील, हाँ। सही। पर्यावरण में मॉनसून का जो मिजाज बदला है उसे समझेंगे और गवर्नेंस में आरक्षण से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, उस पर भी नजर डालेंगे। और एक अच्छी खबर भी है, महंगाई थोड़ी कम हुई है। पूरी फैक्ट्स हैं और उनके पीछे की वजह वो आसानी से याद रहें। बिल्कुल। आजकल परीक्षाओं में सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझ ज्यादा जरूरी है। इंटरलिंकेजेस। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इन जरूरी खबरों की गहरी पड़ताल। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था। और पहली खबर, ये उन लोगों को सीधे इफेक्ट कर सकती है जो अमेरिका सामान भेजते हैं। आज से मतलब 25 अगस्त से इंडिया पोस्ट ने अमेरिका जाने वाली ज्यादातर इंटरनेशनल मेल सर्विसेज रोक दी हैं। हाँ, ये बड़ी खबर है। मतलब अब सिर्फ लेटर, डॉक्यूमेंट्स और वो भी $100 तक के गिफ्ट ही जा पाएंगे। हाँ, तो ये तो काफी बड़ा बदलाव है। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों अचानक से? देखिए, इसकी सीधी वजह है अमेरिका का एक हालिया फैसला। 30 जुलाई को अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है, नंबर 14324। ओके। इसके तहत उन्होंने $800 तक के सामान पर जो ड्यूटी फ्री छूट मिलती थी ना, हाँ, वो डे मिनिमस वाली। बिल्कुल डे मिनिमस एग्जम्पशन, उसे खत्म कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो पहले $800 तक के छोटे पार्सल पर अमेरिका में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। इससे भारत से जो छोटे एक्सपोर्टर्स थे, कारीगर, ई-कॉमर्स वाले, उनको बड़ी सहूलियत थी। लेकिन अमेरिका ने ये छूट हटाई क्यों? उनका कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था फेंटानिल वगैरह भेजने के लिए। हाँ, व्हाइट हाउस का आधिकारिक तर्क तो यही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है, खासकर सिंथेटिक ओपियोइड्स की तस्करी रोकने के लिए। लेकिन देखिए, इसके थोड़े गहरे मायने भी हो सकते हैं। ये शायद अमेरिका की व्यापार नीति में एक तरह की सख्ती या कह सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ इशारा है। अच्छा। अब 29 अगस्त से क्या होगा कि अमेरिका जो भी सामान जाएगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो, उस पर IMEPA टैरिफ फ्रेमवर्क लागू होगा। IMEPA ये क्या है? ये एक अमेरिकी कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल कर सके। ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत के जो छोटे निर्यातक हैं उनके लिए तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। निश्चित रूप से उनके लिए कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोसेस जटिल होगा। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है, डिप्लोमेटिक लेवल पर या ट्रेड लेवल पर। सही कहा। और हाँ, एग्जाम के लिए ये समझना जरूरी है कि टैरिफ्स यानी सीमा शुल्क कैसे काम करते हैं। ये इंपोर्टेड माल पर टैक्स होते हैं, विदेशी सामान को महंगा बनाते हैं, घरेलू उद्योगों को बचाते हैं और सरकार को रेवेन्यू भी देते हैं। बिल्कुल। प्रीलिम्स में आया भी था इस पे सवाल। हाँ, ठीक है, तो ये तो हुई व्यापार वाली बात। अब अर्थव्यवस्था में ही एक अच्छी खबर की तरफ चलते हैं, रोजगार से जुड़ी हुई। 18 अगस्त से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना मतलब PMVBRY वो लागू हो गई है। हाँ, ये एक बड़ी स्कीम है, करीब 99,000 करोड़ से ज्यादा की। हाँ, 99,446 करोड़ रुपए 1 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसका मकसद क्या है असल में? देखिए, मेन टारगेट है अगले 2 साल में यानी 31 जुलाई 2027 तक देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करना। 3.5 करोड़? ओके। हाँ, और खास जोर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। साथ ही सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाना भी एक मकसद है। और इसका फायदा किसे मिलेगा, मतलब कौन है लाभार्थी? इसमें 2 मेन ग्रुप हैं। एक तो वो कर्मचारी जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और जिनकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए तक है। अच्छा, 1 लाख रुपए तक? हाँ, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स, मतलब निजी कंपनियां जो इन नए लोगों को नौकरी पर रखेंगी। और उनको फायदा कैसे पहुंचेगा? कुछ इंसेंटिव की बात थी? बिल्कुल। जो नए कर्मचारी हैं उन्हें 6 महीने और 12 महीने नौकरी पूरी करने पर 2 किश्तों में कुल मिलाकर 15,000 रुपए तक मिलेंगे।
ये एक तरह का ELI है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ओके, ELI। हाँ, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें हर नए कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। ये सरकार शायद उनके EPFO कंट्रीब्यूशन में मदद करके देगी। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। सही। और ये सारा पैसा DBT के जरिए, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जाएगा। इसके लिए UAN का इस्तेमाल होगा। UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। हाँ, आजकल तो फेस ऑथेंटिकेशन से भी बन जाता है। बिल्कुल। तो मतलब ये योजना नई जॉब्स बनाने और उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में लाने, EPFO के दायरे में लाने पर फोकस कर रही है। एग्जाम के लिए क्या याद रखना जरूरी है इसमें? हाँ, एग्जाम के लिए देखिए, योजना का नाम PMVBRY, लक्ष्य 3.5 करोड़ नौकरियां, अवधि 2 साल यानी 31 जुलाई 2027 तक। लाभार्थी कौन है? 1 लाख रुपए महीने तक के नए कर्मचारी और नियोक्ता। और लाभ कितना है? कर्मचारी को 15,000 रुपए तक, नियोक्ता को 3,000 रुपए प्रति माह तक। ये पॉइंट्स अहम हैं। ठीक है, ये याद रखना होगा जैसे दूसरी सरकारी योजनाओं पे सवाल आते हैं। बिल्कुल। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप इसी साल दिसंबर 2025 तक बाजार में आ जाएगी। ये वाकई एक मील का पत्थर साबित होगा। सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें हम चिप्स कहते हैं, आज की दुनिया इन्हीं पर चलती है। फोन, लैपटॉप, गाड़ियां, मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस, सब कुछ। और ये बनेंगी कहाँ? सुना है कई राज्यों में प्लांट लग रहे हैं। हाँ, गुजरात, असम समेत 6 राज्यों में 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। सरकार का लक्ष्य साफ है। पहला, चिप्स के लिए जो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, खासकर ताइवान, चीन, वो निर्भरता कम करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, 2030 तक जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट है, करीब $1 ट्रिलियन का, उसमें भारत की एक मजबूत हिस्सेदारी बनाना। इसके लिए सरकार ने वो 76,000 करोड़ रुपए का सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। और कुल मिलाकर देखें तो करीब 1.25 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है इस सेक्टर में। इसमें टाटा ग्रुप, माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अच्छा, आपने चिप बनाने की बात की, इसमें कुछ खास टर्म्स आते हैं जैसे फैब और OSAT। ये क्या है? हाँ, देखिए, फैब्रिकेशन या फैब वो जगह होती है जहां सिलिकॉन वेफर्स पर ये बहुत ही जटिल चिप्स बनती हैं। ये बहुत एडवांस्ड और महंगा काम है। ओके। दूसरा अहम स्टेज है OSAT, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। यहाँ क्या होता है कि जो चिप्स फैब में बनी हैं, उन्हें पैक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है ताकि वो इस्तेमाल के लायक बने। भारत फिलहाल OSAT और चिप डिजाइन पर ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन लक्ष्य तो पूरी फैब क्षमता हासिल करना है। और ये जो पहली चिप आएगी, ये किस तरह की होगी? मतलब बहुत एडवांस्ड? अभी जो बात हो रही है वो शायद मैच्योर नोड्स वाली चिप्स होंगी। हाँ। ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, जैसे 28 nm से 90 nm होती हैं, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल यूज में बहुत काम आती है। एडवांस्ड चिप्स बनाना और भी जटिल है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी चिप्स होने का मतलब है कि आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पोजीशन को भी मजबूत करेगा। बिल्कुल। अच्छा, टेक्नोलॉजी की ही बात चल रही है तो डिफेंस सेक्टर से भी एक अहम खबर है। भारत और फ्रांस मिलकर भारत का जो नया फाइटर जेट बन रहा है AMCA, उसके लिए इंजन बनाएंगे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत की DRDO और फ्रांस की जो मशहूर कंपनी है सैफ्रन, हाँ, वो मिलकर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के MK2 वर्जन के लिए एक नया पावरफुल जेट इंजन बनाएंगे। ये 110-120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन होगा। आफ्टर बर्नर टर्बोफैन ये क्या चीज है? देखिए, ये एक एडवांस्ड जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। इसमें आफ्टर बर्नर होता है जो इंजन को एक्स्ट्रा पावर, मतलब थ्रस्ट देता है जी। इससे एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से तेज उड़ सकता है। अच्छा। AMCA भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। इसमें स्टेल्थ जैसी क्षमताएं होंगी, मतलब रडार से छिपने की कला। वाह। और इस डील की खास बात क्या है? सबसे खास बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। रक्षा मंत्री ने 22 अगस्त को इसकी घोषणा की। फ्रांस इंजन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देगा और ये बनेगा भी भारत में ही। अच्छा, पूरी टेक्नोलॉजी? हाँ, पूरी टेक्नोलॉजी। बैंगलोर में DRDO की जो लैब है, GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और सैफ्रॉन, ये मिलकर काम करेंगे।
इसमें करीब 61,000 करोड़ रुपए यानी $7 बिलियन का निवेश होगा। ये बहुत अहम है क्योंकि AMCA का जो पहला वर्जन है MK1 उसमें तो शायद बाहर का इंजन लगने वाला था। बिल्कुल सही। AMCA MK1 में अमेरिका का बना GE414 इंजन लगेगा, लेकिन MK2 वर्जन में ये नया भारत फ्रांस का बनाया हुआ इंजन लगेगा। तो ये भी डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हुआ। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत धीरे धीरे कैसे क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले तेजस आया, अब AMCA और उसका अपना इंजन। ये भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का सबूत है। सही कहा। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर पर्यावरण की तरफ चलते हैं। इस साल मॉनसून ने तो काफी चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाँ, मौसम का मिजाज इस बार वाकई कुछ अजीब रहा है। 1 जून से 20 अगस्त के बीच 14 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखे गए हैं। 14 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? ये तो आमतौर पर सर्दियों में आते हैं ना, उत्तर भारत में बारिश लाते हैं। बिल्कुल, मानसून के मौसम में इनका इतना ज्यादा एक्टिव होना काफी असामान्य है। और इसका असर तो हमने देखा है। हिमाचल, उत्तराखंड में भयानक फ्लैश फ्लड्स, बहुत ज्यादा बारिश। मुंबई में भी 4 दिन में 800 मिलीमीटर से ज्यादा। आखिर हो क्या रहा है ये? देखिए, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज की भूमिका साफ दिख रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? ये भूमध्य सागर से नमी लेकर आने वाली हवाएं हैं। हाँ। आमतौर पर ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम के साथ सर्दियों में भारत आती हैं। जेट स्ट्रीम मतलब बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवा की धारा। ओके। लेकिन हो ये रहा है कि आर्कटिक और पश्चिम एशिया में जो गर्मी बढ़ रही है, उससे ये जेट स्ट्रीम गर्मियों में भी ज्यादा उत्तर की तरफ खिसक रही है, या कहिए अस्थिर हो रही है। इस वजह से ये WD मानसून के टाइम भी एक्टिव हो रहे हैं। और वो अरब सागर के गर्म होने की भी बात है। हाँ, वो दूसरा बड़ा फैक्टर है। अरब सागर का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो रहा है। ये एक्स्ट्रा गर्मी और नमी प्लस मिडिल ईस्ट की गर्मी, ये सब मिलकर मॉनसून सिस्टम को और ज्यादा इंटेंस बना रहे हैं, जैसे कोई स्टेरॉइड बूस्ट मिल गया हो। ओह। नतीजा, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश यानी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स और अचानक आने वाली बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, ये बढ़ रही हैं। जो मॉनसून ट्रफ है यानी मानसून का कम दबाव वाला क्षेत्र, वो भी इन WD से इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये सब मतलब इंटरलिंक्ड है। क्लाइमेट चेंज, जेट स्ट्रीम, गर्म होता समुद्र और ये अजीब मॉनसून। एग्जाम के लिए इसमें क्या समझना जरूरी है? एग्जाम के लिए देखिए, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बीच का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। WDs क्या हैं, जेट स्ट्रीम कैसे इफेक्ट हो रही है, और इन बदलावों का भारत के मॉनसून पर, फिर खेती पर, इकोनॉमी पर, लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, ये पूरा लिंकेज महत्वपूर्ण है। सही कहा। चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और गवर्नेंस की तरफ। यहाँ अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हाँ, महंगाई वाली खबर। बिल्कुल। जुलाई 2025 में भारत की रिटेल महंगाई दर यानी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो गिरकर सिर्फ 1.55% रह गई है। ये जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। 1.55%, ये तो वाकई काफी कम है। और खाने पीने की चीजों का क्या हुआ? वो तो और भी सरप्राइजिंग है। फूड इन्फ्लेशन यानी CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, वो नेगेटिव हो गई है, -1.76%। नेगेटिव मतलब कीमतें गिरी हैं पिछले साल के मुकाबले? हाँ, औसतन। मतलब जुलाई में खाने पीने की चीजें पिछले साल जुलाई से सस्ती हुई हैं। ये आंकड़े 12 अगस्त को मॉइस्पी ने जारी किए हैं। मॉइस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इतनी बड़ी गिरावट, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ा रोल बेस इफेक्ट का है। बेस इफेक्ट? हाँ, आधार प्रभाव। मतलब हो सकता है कि पिछले साल जुलाई 2024 में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हों, तो इस साल अगर कीमतें थोड़ी भी बढ़ी तो पिछले साल के ऊंचे बेस के कारण इस साल की बढ़ोतरी का प्रतिशत कम दिखेगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, इसके अलावा दालों, सब्जियों, ट्रांसपोर्ट वगैरह की कीमतों में भी कमी आई है। ये बेस इफेक्ट समझना जरूरी है। वैसे एक और इंडेक्स होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। हाँ, WPI थोक लेवल पर महंगाई देखता है, जबकि CPI कंज्यूमर लेवल पर। तो ये जो CPI कम हुआ है, ये सरकार के लिए, RBI के लिए राहत की बात है। बिल्कुल। जब महंगाई इतनी कम हो तो रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम हो जाता है। सरकार को भी थोड़ी कह सकते हैं फिस्कल स्पेस मिलता है, पैसा मिलता है दूसरी जरूरी जगहों पर खर्च करने के लिए। जैसे कि क्लाइमेट अडेप्टेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा उदाहरण है।
परीक्षा के लिए CPI, WPI, बेस इफेक्ट और मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है, ये सब समझना जरूरी है। और ये भी कि CPI डेटा कौन जारी करता है, मोस्पी, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। सही। चलिए अब आज की आखिरी अहम खबर पर आते हैं। ये गवर्नेंस यानी शासन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आरक्षण को लेकर चर्चा में है। हाँ, ये मामला जुड़ा है अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से। उस समय 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से राज्यों को ये अधिकार दिया था कि वो शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी अनुसूचित जातियों के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सब क्लासिफिकेशन, हाँ, मतलब उप वर्गीकरण। हाँ, ताकि आरक्षण का लाभ ज्यादा जरूरतमंद तबकों तक पहुंच सके। इस फैसले ने 2004 के EV चिन्नैया केस के फैसले को पलट दिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब क्या हुआ है? अब हाल ही में 24 अगस्त को भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने उसी अगस्त 2024 के फैसले का बचाव किया है, उसे सही ठहराया है। तो ये उप वर्गीकरण की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका तर्क क्या है? तर्क ये है कि SCs जो लिस्ट है संविधान के आर्टिकल 341 के तहत जो राष्ट्रपति नोटिफाई करते हैं, वो कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। मतलब उसमें शामिल सभी जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ जातियां ज्यादा पिछड़ी हुई हैं और शायद आरक्षण का फायदा उन तक उतना नहीं पहुंच पा रहा जितना दूसरों तक। तो उपवर्गीकरण करके ज्यादा पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोटा तय किया जा सकता है ताकि लाभ उन तक पहुंचे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित है। समानता के सिद्धांत के तहत वर्गीकरण? हाँ, कि समानता का मतलब ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, बल्कि जरूरत के हिसाब से तार्किक वर्गीकरण भी किया जा सकता है ताकि असल में समानता है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो ये सामाजिक न्याय और बराबरी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है, कह सकते हैं। ये बहस काफी समय से चल रही है कि कहीं आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ मजबूत जातियां ही तो नहीं ले रही। उपवर्गीकरण को इसी के हल के तौर पर देखा जा रहा है। परीक्षा के लिए आरक्षण नीति का एवोल्यूशन, आर्टिकल 341, समानता बनाम वर्गीकरण और सामाजिक न्याय के संवैधानिक पहलू, ये सब समझना महत्वपूर्ण है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इससे जुड़ा है, हालांकि वो मेनली OBCs के लिए है। बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो क्या की टेकअवेज है? मेरे हिसाब से 3 मोटी बातें निकल कर आती हैं। बताइए। पहली, रणनीतिक संतुलन की जरूरत। एक तरफ अमेरिका जैसी बाहरी चुनौतियां हैं, डाक सेवा वाली बात, दूसरी तरफ PMVBRY जैसी घरेलू पहलें हैं। भारत को ग्लोबल अनिश्चितताओं और अपनी जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना होगा। ठीक है। दूसरा, तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जबरदस्त फोकस, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप हो या AMCA का इंजन। ये दिखाता है कि भारत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितना सीरियस है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक जरूरत है। और तीसरा, जलवायु परिवर्तन की हकीकत और उससे निपटने की जरूरत। मॉनसून का बदला हुआ पैटर्न चीख कर कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज रियल है और हमें अडैप्ट करना होगा। अच्छी बात यह है कि महंगाई कम होने से शायद सरकार को इस दिशा में निवेश करने का थोड़ा मौका मिले। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सबक है इंटरलिंकेजेस, चीजों को जोड़कर देखना। आज हमने देखा कैसे ट्रेड, जॉब्स, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस सब आपस में जुड़े हैं। एग्जाम में अब यही समग्र समझ परखी जाती है, सिर्फ फैक्ट्स रटना काफी नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी आज की कुछ सबसे अहम खबरें और उनका विश्लेषण, खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। उम्मीद है हमारी ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत एक तरफ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? या फिर क्लाइमेट चेंज के असर को देखते हुए क्या डेवलपमेंट और पर्यावरण को बचाना ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोजाना ऐसी ही गहरी जानकारी और विश्लेषण चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम ये काम जारी रख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।